अस्सलाम वालेकुम। ऐसे डिटेक्टर्स जो कि लाइट पड़ने के नतीजे में एक प्रोपोर्शनल वोल्टेज आउटपुट पर प्रोवाइड करते हों, फोटोवोल्टिक डिटेक्टर्स कहलाते हैं। और इस तरह की वोल्टेज के पैदा होने के अमल को फोटोवोल्टिक डिटेक्शन कहते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल एक बहुत बड़ा सा डायोड होता है, उसी तरह से पीएन जंक्शन बनाया होता है और सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग की होती है अप्रोप्रिएटली। जो पी साइड होती है वो यूजुअली ऊपर की तरफ होती है और एक थिन लेयर डिपॉजिट की जाती है पी टाइप सेमीकंडक्टर की। उसके बाद डिप्लीशन लेयर आती है और उसके बाद एन टाइप लेयर आती है। तो पी टाइप लेयर कुछ ऐसे बनाई जाती है कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। जिस स्पेक्ट्रम के लिए उसको बनाया होता है उस स्पेक्ट्रम उसमें से इजीली पास करके एन लेयर तक पहुंच जाता है, यानी कि फोटॉन्स पी डोप्ड लेयर को क्रॉस करके डिप्लीशन रीजन में से होते हुए एन लेयर में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी की सारी एनर्जी वहां पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। तो इस अमल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं, एटम्स के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और मोशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह का एक सिमिलर किस्म का अमल पी साइड पे भी हो रहा होता है, लेकिन पी साइड में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा होता है, होल्स जनरेट हो रहे होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो पी टाइप रीजन में पैदा होते हैं, जो बनते हैं, वो भी डिप्लीशन रीजन क्रॉस करके अब एन टाइप वाली साइड में चले जाते हैं। तो अब डिप्लीशन रीजन के ऊपर वाली साइड पर होल्स की मेजॉरिटी है और नीचे वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है। तो ये मेजॉरिटीज हैं भी कुछ यूं कि मूव कर रही हैं बहुत ज्यादा ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ फोटॉन्स, जिन्होंने अपनी एनर्जी इस सारे के सारे हिस्से में ट्रांसमिट कर दी है। तो उसकी वजह से इन दोनों साइड्स पर पी टाइप में भी और एन टाइप में भी पोटेंशियल्स पाए जाएंगे और डिफरेंट तरह के पोटेंशियल्स पाए जाएंगे, जिसकी इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड्स की मदद से किसी कंडीशनिंग सर्किट में हासिल कर लिया जाता है। तो पी साइड अब पॉजिटिव हो गई और एन साइड इस फिगर में देखा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो किस तरह से होगा। तो बेसिकली यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कन्वेंशनल फ्लो दिखाया गया है। अगर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखें तो वो इसका ऑपोजिट होता है। तो जैसा कि देखा जा सकता है कि पी लेयर के ऊपर फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं और स्ट्राइक होने की वजह से वहां पर होल्स जनरेट हो रहे हैं और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। तो चूंकि फोटोवोल्टिक सेल आउटपुट पे वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तो लिहाजा इसको एक बैटरी सेल के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। तो जब हम बैटरी सेल को कंसिडर करते हैं और उसको मॉडल करने की कोशिश करते हैं
तो उस सूरत हाल में हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो उसका जो वोल्टेज सोर्स है, यानी एक्चुअल वोल्टेज, जब हम मल्टीमीटर लगाते हैं तो ये वो वोल्टेज है जो उस वक्त हमें मिलती है। उसके अलावा एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि हर पावर सोर्स के अंदर मौजूद होती है। इसको इस एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर अगर वोल्टेज जो कि जनरेट हो रही है रेडिएशन पड़ने के नतीजे में, उसको हम वीसी कह दें, और उसके साथ जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है उसको हम आरसी कह दें, तो ये फिगर में इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी जा सकती है। वोल्टेज सोर्स जो है वीसी, ये लाइट की इंटेंसिटी के साथ बदलती है और लॉगरिदमिक कर्व बनता है इन दोनों के दरमियान। तो जिसके हिसाब से फॉर्मूला देखा जाए, वी नॉट लॉग है और 1 प्लस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। वी नॉट एक कांस्टेंट वोल्टेज है जो कि डिपेंड करेगी सेल मटेरियल के ऊपर। अच्छा, यहां पर देखा जाए तो वोल्टेज जो है वीसी वो लाइट की इंटेंसिटी के साथ बदलती ही है, लेकिन साथ में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लगी हुई है इसके साथ, ये भी बदलती है। तो जब इंटेंसिटी पड़ने वाली लाइट की लो होती है, उस सूरत हाल में ये रेजिस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ ओम्स में भी चली जाती है, और जब ये इंटेंसिटी अच्छी खासी हो जाती है उस सूरत हाल में ये बहुत कम भी हो जाती है, यानी कि 50 ओम के करीब चली जाती है। तो यहां पर एक क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं आम जुबान में शॉर्ट सर्किट करंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सर्किट करंट बेसिकली वो करंट होता है जो कि मैक्सिमम अलाउएबल करंट होता है एक सर्किट के अंदर, यानी इतना करंट इस सर्किट से एक्वायर किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता, इससे कम किया जा सकता। तो अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आउटपुट है जहां पर हम लोड लगाना चाहते हैं उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो यूं ऐसा होगा कि सारे का सारा पोटेंशियल आरसी के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा, जबकि जिन टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट किया है वहां पर कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि सारे का सारा करंट वहां से गुजर जाएगा। तो लिहाजा शॉर्ट सर्किट करंट जो कि मैक्सिमम होगा। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट इस सूरत हाल में जब हमने इसके आउटपुट को शॉर्ट कर दिया तो किसके बराबर हुआ? सिंपली ओम्स लॉ के मुताबिक वीसी डिवाइडेड बाय आरसी के बराबर। और ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है बेसिकली ये वो क्वांटिटी है जो कि लाइट की इंटेंसिटी के बदलने के साथ साथ लीनियरली वेरी करती है। जैसा कि आपने पहले देखा ना कि वोल्टेज वीसी जो है वो लॉगरिदमिकली वेरी करती है, लेकिन ये जो इसकी खसूसियत है, ये जो इसका पैरामीटर है शॉर्ट सर्किट करंट, ये लीनियरली बदलता है विद लाइट इंटेंसिटी। तो यहां पर अब हम जो ये वोल्टेज सोर्स है वीसी, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसकी मॉडलिंग ना करें, बल्कि हम शॉर्ट सर्किट करंट की मॉडलिंग करें और उसके आगे कोई कंडीशनिंग लगाएं जिसकी वजह से हमें एक प्रोपोर्शनल वोल्टेज सिग्नल मिल जाए, एक ऐसा वोल्टेज सिग्नल मिल जाए जो कि शॉर्ट सर्किट करंट के साथ तो लीनियरिटी रखता हो, लेकिन उसकी वजह से वो लाइट की इंटेंसिटी के साथ भी अपनी लीनियरिटी रखे। तो लिहाजा अब हम इस शॉर्ट सर्किट करंट को लाइट की इंटेंसिटी को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इस सेल की आउटपुट को
एक बदलती हुई करंट सोर्स के तौर पे ले लिया जाए, तो इसको हम एक करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में लगाकर एक करस्पॉन्डिंग और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। तो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर एक ऑप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें ये सेल कुछ यूं लगाया जा सकता है। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज अब बराबर होगी शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाइड बाय फीडबैक रेजिस्टर आर, विद अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑप एम्प लगा हुआ। तो आउटपुट वोल्टेज, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो लिहाजा चूंकि शॉर्ट सर्किट करंट रेडिएशन इंटेंसिटी के पहले से ही प्रोपोर्शनल है, तो अब ये आउटपुट वोल्टेज जो कि इस सर्किट से वी आउट की फॉर्म में मिलेगी, वो भी रेडिएशन इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक फोटोवोल्टिक सेल को यूज किया जा रहा है रेडिएशन इंटेंसिटी मालूम करने के लिए 5 से 12 मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहा यह जाता है कि जब लोड नहीं लगाया गया होगा इस सर्किट के साथ, उस सूरत हाल में जो ओपन सर्किट वोल्टेजेस बनेंगी वो 0.22 वोल्ट से लेकर 0.41 वोल्ट के दरमियान होंगी, जब इंटेंसिटी 5 से 12 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होगी। यानी कि मतलब ये हुआ कि जब इंटेंसिटी 5 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी तो उस टाइम पर ओपन सर्किट वोल्टेज 0.22 वोल्ट है, और जब ये इंटेंसिटी 12 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी तो उस हिसाब से जो वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिलेगी वो 0.41 वोल्ट मिलेगी। और इन दो वोल्टेजेस पे जो करंट्स की वैल्यूज बनती हैं, अगर 10 ओम का लोड लगा दिया जाए तो वो 0.5 से 1.7 मिली एम्प्स बनती हैं। यानी कि 0.22 वोल्ट्स अगर ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, और अब अगर उस सर्किट के आगे 100 ओम्स का लोड लगा दिया जाता है तो उस टाइम पर उस सर्किट में से 0.5 मिली एम्प्स का करंट गुजरेगा। और इसी तरह से अगर ये वोल्टेज 0.41 होती है तो उस सर्किट में से 100 ओम्स लोड के हिसाब से 1.7 मिली एम्प्स का करंट गुजरेगा। तो कहा जाता है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू बनती है उसकी रेंज बताएं। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये VC बदल रही है, तो लिहाजा RC भी बदलेगी। तो VC और RC अगर दोनों वैल्यूज बदल रही हैं तो उनके साथ साथ ये शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू भी बदलेगी। तो इन दोनों वैल्यूज पे 0.22 और 0.41 वोल्ट्स के ऊपर शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यूज हमने निकालनी है। और साथ में ये कहा जाता है कि इस सारे सिस्टम की सिग्नल कंडीशनिंग भी करनी है। सिग्नल कंडीशनिंग कुछ ऐसे करनी है कि जब लाइट की इंटेंसिटी 5 मिलीवॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस सूरत में जो सर्किट की आउटपुट आए, जो कंडीशनिंग सर्किट की आउटपुट आए, वो 0.5 वोल्ट्स हो। और जब लाइट की इंटेंसिटी 12 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस टाइम पे जो कंडीशनिंग सर्किट की आउटपुट मिले वो 1.2 वोल्ट्स हो। तो पहले तो हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालने की कोशिश करते हैं।
तो यहां पर इसके सॉल्यूशन में अब हम इसकी पिक्चर कंसिडर करते हैं। तो कहा यह गया है कि एक सेल है, उस सेल की एक वीसी है, इसी तरह से उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में लगी हुई है, और उसके बाद इनके आउटपुट पे एक लोड लगा हुआ है। कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर अभी नहीं लगा हुआ। वो लोड जो है वो 100 ओम्स का लोड है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये 100 ओम्स का लोड और जो इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आरसी बनती है, ये दोनों भी सीरीज में होंगे। इन दोनों के सीरीज में होने की वजह से इनके अंदर से एक ही जितना करंट गुजरेगा उसको हम IL कह देते हैं। इस फॉर्मूले को देखा जाए तो इस फॉर्मूले के मुताबिक VC वो टोटल वोल्टेज है जो कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के हिसाब से जनरेट होगी, और यह बराबर है उस वोल्टेज के जो कि लोड के ऊपर ड्रॉप होगी प्लस उस वोल्टेज के जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस RC के ऊपर ड्रॉप होगी। तो लोड के ऊपर ड्रॉप होने वाली वोल्टेज ओम्स लॉ से ILRL, और इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होने वाली वोल्टेज ILRC। तो आपने देखा I दोनों वोल्टेजेस में कॉमन है क्योंकि एक ही जितना करंट गुजरता सीरीज वाले सर्किट में से। तो खैर यहां से जो चीज हम निकालना चाहते हैं वो RC है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपली अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का पता जाए तो हम इसको लेकर शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं। जाहिर अगर इसका पता चल जाएगा तो हम सिंपली अपने लोड को उतारेंगे, 100 ओम्स वाला जो लोड लगा हुआ है, और उन दो टर्मिनल्स को वहां पर शॉर्ट कर देंगे। तो यहां पर देखा जाए तो RL की वैल्यू हमें नोन है, बताई गई है कि 100 ओम्स है, वो हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो अब हम ऐसा करेंगे कि स्टेटमेंट में जो VC की वैल्यूज हमें दी हुई थी और उन VC की वैल्यूज के हिसाब से जो दो करंट्स की वैल्यूज हमें दी गई थी उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि लोड करंट्स जो बनते हैं और इसी तरह से जो उनके एतबार से VCs बनती हैं। तो जब VC 0.22 वोल्ट थी, यानी कि 5 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, उस टाइम पर लोड करंट 0.5 मिली एम्प्स था। तो फॉर्मूले के मुताबिक इस सूरत हाल में, यानी कि जब इंटेंसिटी 5 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस RC 340 ओम्स बनती है। और इसी तरह से जब पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी 12 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वोल्टेज VC की वैल्यू 0.41 और IL लोड करंट की वैल्यू 1.7 मिली एम्प्स, ये मिलकर RC की वैल्यू 147 ओम्स देगी। तो अब RC की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इस हिसाब से अब हमने शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यूज निकाल लेनी। तो फॉर्मूला हमें पता है शॉर्ट सर्किट करंट का, क्योंकि हमने सेल की आउटपुट को शॉर्ट किया हुआ है, तो एक ही रेजिस्टेंस उसके अंदर बचती है, सारे का सारा वोल्टेज उस पर ड्रॉप हो जाएगा, शॉर्ट होने वाली जगह से सारे का सारा करंट गुजर जाएगा। तो जब RC 340 ओम्स है, तो उस टाइम पर इस फॉर्मूले में 340 ओम्स RC की जगह पर और VC की जगह पर 0.22 वोल्ट्स लगाकर हम शॉर्ट सर्किट करंट 0.65 मिली एम्प्स हासिल किया। इसी तरह से जब RC 147 ओम्स थी, तो उस टाइम पर
इस फॉर्मूला में 147 ओम्स आरसी की जगह पर, और वोल्टेज वीसी 0.41 सब्स्टिट्यूट करके हमने शॉर्ट सर्किट करंट 2.86 मिली एम्प्स हासिल किया। तो सिग्नल कंडीशनिंग अब जब हम करना चाहेंगे, उसके लिए हमें यह कहा गया है कि जब 5 मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी से लाइट फॉल कर रही होगी सेंसर के ऊपर या सेल के ऊपर, तो उस सूरत में कंडीशनिंग सर्किट की आउटपुट 0.5 वोल्ट होनी चाहिए, और जब 12 मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी से लाइट सेल के ऊपर फॉल कर रही होगी, तो उस सूरत हाल में कंडीशनिंग सर्किट की आउटपुट 1.2 वोल्ट्स होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिया जाए और उस हिसाब से करंट को और वोल्टेज को मॉडल करने की कोशिश की जाए, तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी है, इसको कुछ यूं मॉडिफाई किया जा सकता है कि y को आउटपुट वोल्टेज कंसिडर किया जाए, चूंकि इस फॉर्मूले में y आउटपुट होती है, और चूंकि x इनपुट होती है, तो यहां पर इनपुट जो इस सर्किट को मिलेगी वो इनपुट है जिसकी मदद से हम एक लीनियरिटी को हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वो लीनियरिटी है जो कि होनी चाहिए बिटवीन द लाइट इंटेंसिटी और द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस कंडीशनिंग सर्किट। तो लिहाजा x की जगह पर अब हम शॉर्ट सर्किट करंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, और रहा सवाल m और c का। m स्लोप है और c एक कांस्टेंट वोल्टेज। तो लिहाजा इक्वेशन कुछ यूं बन गई, V आउट इक्वल्स m मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट प्लस V नॉट। तो अब m और V नॉट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? चूंकि यहां पर ये दो अननोन्स हैं, तो लिहाजा हमें दो ही इक्वेशंस चाहिए होंगी जिन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें, ताकि हमें m और v नॉट की वैल्यूज मिल जाएं। तो v आउट इस फॉर्मूले में हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो सवाल में हमसे पूछी गई है। हमें कहा गया है कि 0.5 वोल्ट्स आउटपुट पे आने चाहिए जब इंटेंसिटी 5 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहां पर हम 0.5 वोल्ट्स V आउट लगाते हैं, और उसके साथ उसके हिसाब से जो हमने 5 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकाली थी 0.65 मिली एम्प्स, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसी तरह से एक दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, उसके अंदर हम 1.2 वोल्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 12 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आउटपुट होनी चाहिए, और उसी हिसाब से जो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हमने 2.86 मिली एम्प्स निकाली थी। तो ये इक्वेशन ए बन गई, इसी तरह से ये इक्वेशन बी बन गई। तो अब इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए, यानी कि एक इक्वेशन में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, यहां पर अगर एग्जांपल ये ले लें कि बी इक्वेशन में से ए इक्वेशन माइनस कर दें, तो बी नॉट कैंसिल आउट हो जाता है, एम की वैल्यू 316.7 निकल आती। ये एम की वैल्यू अगर इक्वेशन ए या इक्वेशन बी में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट की जाए तो वी नॉट की वैल्यू 0.294 निकल। तो अब अगर एम और वी नॉट की मालूम की गई ये वैल्यूज अपनी मेन इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करें तो वो इक्वेशन कुछ यूं बन जाती है। इस इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं।
यानी कि अगर हम इसकी राइट हैंड साइड पे देखें तो दो वैल्यूज ऐड अप हो रही हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर एक सिंगल वोल्टेज की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब राइट हैंड साइड पर दो वैल्यूज हैं, ये भी वोल्टेजेस की हैं। एक तो कांस्टेंट वोल्टेज की वैल्यू होगी 0.294 और एक ऐसी वोल्टेज है जो कि ये शॉर्ट सर्किट करंट किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें देगा। तो अगर ये 316.7 मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट वाली वैल्यू को कंसिडर किया जाए तो इसको हम एक करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर से हासिल कर सकते हैं। यानी कि ऐसा सर्किट जिसकी इनपुट पे करंट हो और आउटपुट पे वोल्टेज हो। तो हम ये कर सकते हैं कि इस सर्किट की फीडबैक में जो रेजिस्टर है वो 100 ओम्स का लगा दें। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो V इक्वल्स नेगेटिव IR बनता है। तो उस सर्किट की जो आउटपुट बनेगी वो नेगेटिव 100 मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट होगी। उसके अलावा ये जो साथ में 0.294 का एक फैक्टर है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम अप्रोप्रिएटली कोई डिवाइडर सर्किट इस्तेमाल करते हुए जनरेट कर सकते हैं। तो अभी आगे चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करने की कोशिश करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 100 ओम्स का रेजिस्टर अगर लगा देते हैं तो सिंपली इस इक्वेशन को रीराइट इस तरह किया जा सकता है कि 316.7 को 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 316.7 ही आ जाएगा। तो लिहाजा यहां पर आप देख सकते हैं कि 3.167 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। अब जैसा कि मैंने कहा कि 100 मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट ये एक ऐसी वोल्टेज है जो कि करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर से हमें मिलेगी और ये नेगेटिव फॉर्म में होगी। तो लिहाजा अगर ये चीज हम इस सर्किट के हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम इस इक्वेशन को साइंस बदलते हुए रीराइट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा 0.294 हमने एक साइड पे कर दिया और उसमें से हमने माइनस कर दिया 3.167 को और साथ में जो ब्रैकेट के अंदर 100 है उसके साथ भी माइनस लगा दिया और मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। तो अब ये जो दो माइनस के साइंस हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा और 316.7 उसी तरह से वैल्यू बन जाती है। तो ये वही बात है, सिंपली उसको किसी और तरीके से बयान किया गया ताकि हमारे लिए सर्किट को बनाना आसान हो जाए। तो अब अगर इसको इस हालत में देखा जाए तो अब ये दो वोल्टेजेस की वैल्यूज हैं, समहाउ इसकी मुशाबियत ऑप एम्प के जिस सर्किट से हो रही है वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसमें से एक वोल्टेज दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। तो हम उसकी इक्वेशन देखेंगे, उसके साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और वहां से इसके पैरामीटर्स को हम निकालेंगे। तो यहां से मजीद हमने इसको रीराइट किया तो 3.167 कॉमन आ गए जो कि हमने 0.294 में से भी कॉमन ले लिए। तो 0.294 अब कम होके 0.0928 बच गया और माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर की हमने बात की तो देखा जाए तो उसका जो गेन होगा R2 बाय R1 इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करने के बाद 3.167 बनेगा। तो यहां पर अगर हम R1 को 10K ले लें तो R2 31.67K बनता है और
रहा सवाल 0.0928 वाली वैल्यू का, तो ये एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर देनी होगी, क्योंकि इसमें से दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है जो कि एक करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर से आ रही है। तो फाइनली ये वो सर्किट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला सर्किट है ये एक करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है जिसमें हमने अपना सेल लगाया हुआ है। तो ये सेल हमें वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है जो कि हमने कैलकुलेशंस की, उनके मुताबिक -100 मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट बनती है। और इस हिसाब से इस सर्किट का ये नीचे वाला पार्ट देखा जाए तो इसके अंदर एक वोल्टेज डिवाइडर बना के लगाया गया। इस वोल्टेज डिवाइडर को सिंपली एक वोल्टेज फॉलोअर के साथ अटैच कर दिया गया, यानी कि अब 0.0928 वोल्ट्स जो इस वोल्टेज डिवाइडर के सर्किट से हमें मिल रहे हैं 100 ओम के इस पोटेंशियोमीटर को ट्यून अप करने के बाद, उसको हमने एक वोल्टेज फॉलोअर को उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया। और इस वोल्टेज फॉलोअर की चूंकि आउटपुट वोल्टेज सेम होगी लेकिन आउटपुट इंपीडेंस ना होने के बराबर होगी, तो लिहाजा इसको हमने अपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वाली साइड के ऊपर प्रोवाइड कर दिया थ्रू R1 रेजिस्टर जो कि 10 किलो ओम अभी हमने लास्ट स्लाइड में मालूम किया। इसी तरह से R2 डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर जो कि फीडबैक में रेजिस्टर लगा हुआ वो 31.67 किलो ओम्स। तो लिहाजा ये सर्किट बनता है इस सारे गोल को अचीव करने के लिए। फोटोडायोड मोर और लेस फोटोवोल्टिक सेल के प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है, लेकिन जरा थोड़े से डिफरेंट वे में। तो जब फोटॉन्स पड़ते हैं एक पीएन जंक्शन के ऊपर, तो वो जो करंट और वोल्टेज का कर्व बनता है उसको ऑल्टर कर देते हैं, जैसा कि इस ग्राफ में देखा जा सकता है। यानी कि अब यहां पर एक कर्व नहीं है बल्कि यहां पर 4 कर्व्स बनाए हुए हैं। पहला कर्व जिसके शुरू में डार्क लिखा हुआ है, ये उस सूरत हाल में है जब इस डायोड के ऊपर किसी भी किस्म की लाइट नहीं पड़ रही होगी। उसके बाद आप थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, ये कर्व थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका रिवर्स करंट जो है वो बढ़ गया। आपने इंटेंसिटी और थोड़ी सी बढ़ाई, ये कर्व और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिवर्स करंट अब मजीद बढ़ गया। इंटेंसिटी और बढ़ाई तो रिवर्स करंट और बढ़ गया। तो लिहाजा ये जो बढ़ता हुआ रिवर्स करंट है इसकी सिग्निफिकेंस यहां पर रिलेट की जा सकती है इनपुट रेडिएशन की इंटेंसिटी के साथ। तो ये जो रिवर्स करंट है ये लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ लीनियरली बढ़ता है। तो जो भी चीज इन सिस्टम्स में लीनियरली चेंज होती है, लीनियर रिलेशनशिप रखती है, उसको मॉडल करना आसान होता है। तो लिहाजा हम उसके साथ डील करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फोटोडायोड को अनलाइक फोटोवोल्टिक सेल अब हम रिवर्स बायस मोड में लगाएंगे, फॉरवर्ड बायस में नहीं लगाएंगे, जैसा कि इस सर्किट के अंदर लगा हुआ है।
तो अगर ये कर्व्स लिए जाएं जो कि हमने लास्ट स्लाइड पर देखे हैं, तो इन कर्व्स के हिसाब से एक लोड लाइन ड्रॉ करके जो लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड करंट या रिवर्स करंट, वो हासिल किया जा सकता है। तो इसकी डिटेल में हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे। जो डार्क करंट रिस्पांस होगा इस फोटो डायोड का, जहां पर इस फिगर में 0 लिखा हुआ है, जब इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती, 0 हो जाती, तो उस टाइम पे जो करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस की वैल्यू है, यानी कि करंट की वैल्यू है, वो एक डार्क करंट है। और बेसिकली ये करंट एक जो बेसिक डायोड होता है उसके रिवर्स करंट के बराबर होता है, जो कि बहुत सारे केसेस में नेग्लिजिबल होता है। और उसकी मदद से हम बहुत सारी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, उसको इन दी एंड फाइनल रिस्पॉन्स में से हम यानी कि सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इस फोटो डायोड का जो प्राइमरी एडवांटेज है, जो सिग्निफिकेंस है, वो इसके टाइम रिस्पॉन्स में। इसका टाइम रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है, यानी कि ये वो टाइम होता है जो ये फोटो डायोड लेगा जब इसकी लाइट इंटेंसिटी बदलेगी, उस हिसाब से जितनी देर के बाद इसका करंट बदलेगा। तो ये वो वक्त है जो कि फोटो डायोड लाइट इंटेंसिटी बदलने के बाद लगाएगा करंट की आउटपुट को बदलने के लिए। तो फोटो डायोड्स चूंकि साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनके ऊपर लाइट को फोकस करने के लिए एक लेंस का और एक केसिंग का सिस्टम लगाया जाता है, ताकि लाइट एक छोटी सी चीज के ऊपर फोकस हो सके। इनका स्पेक्ट्रल रिस्पांस जो है, यानी कि कौन सा ऐसा स्पेक्ट्रम का रीजन है जिसके ऊपर इसका रिस्पांस मैक्सिमम होगा, तो अगर इसकी बात की जाए तो इंफ्रारेड वो रीजन है जिसके हिसाब से इसका जो रिस्पांस है वो मैक्सिमम होगा। यानी कि जब इंफ्रारेड रेज इसके ऊपर पड़ेंगी तो इसका रिस्पांस मैक्सिमम होगा। उसके अलावा बाकी रेडिएशंस के ऊपर इसका रिस्पांस इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन विजिबल रीजन ऑफ वेवलेंथ जो है उसके अंदर इसका रिस्पांस यूजेबल होगा, रीजनेबल होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आईआर में होता है। तो एक फोटो डायोड यहां पर सर्किट में दिखाया गया और कहा जाता है कि आउटपुट वोल्टेज की क्या रेंज हमें मिलेगी जब इस फोटो डायोड के ऊपर लाइट इंटेंसिटी 100 से 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो बहुत आसान सी बात है। सिमिलरली जिस तरह से हम पहले फोटोवोल्टिक सेल में करते आए, इसमें भी हम उसी तरह करेंगे। इसका शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे, यानी कि हम ये अस्यूम करेंगे कि ये जो सर्किट है इसके ऊपर ये जो सप्लाई दी गई है -20 वोल्ट्स और 15 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगाया गया, इसके आगे कोई लोड नहीं लगा हुआ, यहां से आगे हमने शॉर्ट कर दिया ग्राउंड के साथ। इसको शॉर्ट करने से इस रेजिस्टर के ऊपर मैक्सिमम वोल्ट्स ड्रॉप हो जाएंगे, इसका शॉर्ट सर्किट करंट हमें मिल जाएगा। वो शॉर्ट सर्किट करंट Vin डिवाइडेड बाय R1 1.33 मिली एम्प्स बनता है। ऑफ कोर्स ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव में होना चाहिए इसको। तो अब हम लोड लाइन ड्रॉ करने के काबिल हो गए, यानी हमें ओपन सर्किट वोल्टेज पता है जो कि -20 वोल्ट्स है,
और अब हमें वो करंट भी पता चल गया जो कि शॉर्ट सर्किट करंट है। तो अब क्या करते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर हम शॉर्ट सर्किट करंट ढूंढते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर हम ओपन सर्किट वोल्टेज ढूंढते हैं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इस ग्राफ में देखा जाए -20 और 1.33 मिली एम्प्स नेगेटिव में जो कि करंट बन रहा है शॉर्ट सर्किट करंट। इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला देंगे तो यह लोड लाइन बन जाती है। लोड लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है? ये लाइन जहां जहां पर इन कर्व्स को क्रॉस कर रही है वो पॉइंट्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। वहां पर वोल्टेजेस की वैल्यूज, करंट्स की वैल्यूज और लाइट इंटेंसिटी की वैल्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर लाइट की इंटेंसिटी यहां पर 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो उस हिसाब से देखा जाए तो जहां पर ये लोड लाइन इसको क्रॉस कर रही है वो क्रॉसिंग अगर वाई एक्सिस के ऊपर ऑब्जर्व की जाए तो एग्जैक्टली -200 माइक्रो एम्प्स के ऊपर आ रही है। और इसी तरह से जो 400 वाला कर्व है, 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी के हिसाब से जो आईवी कर्व बना हुआ है, इस कर्व के ऊपर जो लोड लाइन क्रॉसिंग है वो वाई एक्सिस की जिस वैल्यू को करस्पॉन्ड करिए वो एग्जैक्टली -800 माइक्रो एम्पेयर बनती है। ठीक है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अब इस इंटेंसिटी का और करंट का जो लीनियर रिलेशनशिप है वो -200 मिली माइक्रो एम्प से -800 माइक्रो एम्प्स की रेंज में है जब ये इंटेंसिटी 100 से 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली होती है। तो ये सर्किट एक करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है जिसकी आउटपुट हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, यानी कि वी आउट इक्वल्स नेगेटिव इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय R2। R2 वो वाला रजिस्टर है जो कि फीडबैक में लगा हुआ है। तो फीडबैक में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो 1K का है, तो लिहाजा 10⁻³ अब वी आउट की वैल्यू इस इनपुट शॉर्ट सर्किट करंट के एतबार से देखी जाए तो -200 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर 0.2 वोल्ट्स बनेगी और इसी तरह से -800 माइक्रो एम्प्स के ऊपर वी आउट की वैल्यू 0.8 वोल्ट्स बनेगी। तो ये वो वोल्टेज की रेंज है जो कि हमें कहा गया था मालूम करने को और हमने कर ली। तो मतलब ये हुआ कि अब जब इंटेंसिटी 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी तो उस सूरत हाल में कंडीशनिंग सर्किट की आउटपुट 0.2 वोल्ट्स आएगी और जब ये इंटेंसिटी 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी तो उस सूरत हाल में कंडीशनिंग सर्किट की आउटपुट 0.8 वोल्ट्स मिलेगी। तो अगर कर्व की तरफ देखा जाए तो यहां पर एक डार्क करंट भी मौजूद है, ये येलो डॉटेड लाइन से जिसको जाहिर किया गया। तो लोड लाइन की क्रॉसिंग के एतबार से देखा जाए तो वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू -75 माइक्रो एम्पेयर बनती है। उस लिहाज से अगर इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ये जो वी आउट वाला फॉर्मूला IN की जगह पर, तो ये वोल्टेज की वैल्यू जो कि 0.075 वोल्ट्स बनी है, ये वो वैल्यू है जो कि इस सर्किट की आउटपुट पे हमें मिलेगी जब फोटो डायोड के ऊपर कोई भी लाइट नहीं पड़ रही होगी।
फोटो ट्रांजिस्टर एक सिमिलर प्रिंसिपल के ऊपर ये भी काम करता है। बेसिकली एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है, लेकिन बेस के ऊपर इसके कलेक्टर करंट को ड्राइव करने के लिए हमें बेस करंट नहीं देना पड़ता, बल्कि वो बेस करंट लाइट जो इसके ऊपर फॉल करेगी वो प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली इसके बेस एमिटर जंक्शन के ऊपर जो लाइट फॉल कर रही होगी वो हमें बेस करंट प्रोवाइड करेगी। ये वो बेस करंट होगा जिसे हम एक एम्पलीफाइड कलेक्टर करंट हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक टिपिकल सर्किट है जिसमें इसको लगाया जा सकता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर इसके आईवी कर्व्स को देखा जाए तो इंटेंसिटी के एतबार से ही देखा जा सकता है कि ये कर्व्स किस तरह से बदल रहे हैं। यानी कि अगर इंटेंसिटी यहां पर बढ़ती है तो उसके साथ ये देखा जा सकता है कि कलेक्टर करंट भी प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में होता है। यानी कि उसमें ये चीज बेस करंट से जाहिर की जाती है, लेकिन यहां पर यही चीज इंटेंसिटी से जाहिर की जा रही है। फोटो ट्रांजिस्टर्स का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो नैनो सेकंड्स में तो नहीं होता, लेकिन माइक्रो सेकंड्स में होता है, जो कि अच्छा खासा यूजेबल होता है। तो फोटो डायोड की तरह ये भी अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स इंफ्रारेड के रीजन में शो करता है, लेकिन विजिबल बैंड में ये अच्छी खासी रीजनेबल वर्किंग परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो लोड लाइन इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ की जा सकती है, उसी तरह से जैसे हमने फोटो डायोड के केस में की। तो यहां से एक कलेक्टर करंट का और इंटेंसिटी का लीनियर रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएगा। तो फोटो ट्रांजिस्टर है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व यहां पर दी गई है और साथ में इसका वो सर्किट दे दिया गया जिसमें इसको लगाया हुआ। तो सप्लाई वोल्टेज 14 वोल्ट्स यहां पर प्रोवाइड की गई है और साथ में 500 ओम्स का एक कलेक्टर रेजिस्टर लगा दिया गया। तो पूछा यह जाता है कि VCE की क्या रेंज हमें इसकी आउटपुट पर मिलेगी अगर इसकी इंटेंसिटी 10 से 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बदलती है। तो हम वही काम करेंगे जो हम करते आए, शॉर्ट सर्किट कलेक्टर करंट निकालेंगे। यानी कि 500 के बाद हमने इसको शॉर्ट कर दिया ग्राउंड के साथ। उस सूरत हाल में 14 डिवाइडेड बाय 500 ओम्स शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि सारे का सारा पोटेंशियल 500 ओम्स के ऊपर ड्रॉप हो गया और सारे का सारा करंट शॉर्ट होने वाले हिस्से में से गुजर गया। तो ये 28 मिली एम्प्स बना। तो आप देख सकते हैं कि इस कर्व के ऊपर जो कि सोर्स या सप्लाई वोल्टेज थी 14 वोल्ट्स, उसको एक्स एक्सिस पे ढूंढा गया और उसे मिला दिया गया शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू के ऊपर, जो कि वाई एक्सिस के ऊपर हमने ढूंढी एक स्ट्रेट लाइन की मदद से। तो लोड लाइन बन गई। तो अब यहां पर देखा जा सकता है बड़े आराम से कि ये जो 10 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी है, इसके ऊपर हमें तकरीबन 4 मिली एम्प्स मिलेंगे। इस तरह से 20 के ऊपर हमें 8 मिलेंगे, 30 के ऊपर 12 मिलेंगे और 40 के ऊपर तकरीबन 16 मिली एम्प्स कलेक्टर करंट पे मिलेंगे। इस हिसाब से वोल्टेज की अगर बात की जाए तो 10 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर
का जो कर्व है उस पे देखा जाए तो लोड लाइन की जो क्रॉसिंग है वो एक्स एक्सिस की जिस वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रही है वो वोल्टेज की वैल्यू है और वो 12 वोल्ट्स बनती है। इसी तरह से देखा जाए तो 20 वाले के ऊपर ये कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की जो वैल्यू बन रही है क्रॉसिंग के एतबार से वो 10 के करीब बन रही है। और इसी तरह से 30 के ऊपर यही वैल्यू को 8 पॉइंट समथिंग के हिसाब से बन रही है और 40 के ऊपर यही वैल्यू 7 के करीब बन रही है। तो VCE लिहाजा इस लोड लाइन की मदद कहा जा सकता है कि अब वेरी करेगी बिटवीन 12 वोल्ट्स टू 7 वोल्ट्स, जबकि उस दौरान इंटेंसिटी वेरी कर रही होगी बिटवीन 10 टू 40 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। ऑप्टिकल एनकोडर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का, से आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स भी कह सकते हैं, जिनकी मदद से आप लीनियर या रोटरी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी पोजीशन निकाल सकते हैं, वहां से वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स निकाल सकते हैं। तो एक डिस्क फैब्रिकेट की जाती है जो कि इस फिगर के मुताबिक, जिसमें होल्स जनरेट किए जाते हैं अलोंग द सर्कमफेरेंस और दरमियान में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके ऊपर ये डिस्क फ्रीली रोटेट कर सकती है। तो इस अरेंजमेंट में कुछ यूं किया जाता है कि एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। डिस्क के एक तरफ एलईडी लगा दी जाती और एक तरफ फोटो ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है। एलईडी को ड्राइवर सर्किट की मदद से चलाया जाता है और एलईडी हर वक्त ऑन रहती है, लाइट प्रोवाइड करती रहती है। तो जैसे कोई घूमने वाला ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा तो उसको हमने इसकी शाफ्ट के साथ कपल किया होगा। तो जैसे जैसे घूमने वाला ऑब्जेक्ट घूमेगा, रोटेट करेगा, वैसे वैसे ये डिस्क रोटेट करेगी। और जब ये डिस्क रोटेट करेगी उसमें कुछ यूं होगा कि सुराख आएगा तो लाइट एलईडी से पास होती हुई उस सुराख में से गुजरते हुए फोटो ट्रांजिस्टर को मिल जाएगी। उसके बाद उसी रोटेशन के दौरान जब वो सुराख चला जाएगा तो फोटो ट्रांजिस्टर को लाइट मिलना बंद हो जाएगी और ये ऑन्स एंड ऑफ्स की पल्सेस बन जाएंगी जो कि फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर हमें रिसीव हो रही होंगी इन फॉर्म ऑफ लाइट। फोटो ट्रांजिस्टर की साइड पे एक कंडीशनिंग सर्किट लगेगा जिसके अंदर एक काउंटर लगाया जा सकता है, एक डिजिटल काउंटर लगाया जा सकता है जो कि बेसिकली इन ऑप्टिकल ऑन्स एंड ऑफ्स को लॉजिकल वंस एंड जीरोस की फॉर्म से लेकर काउंट करना शुरू कर दे पल्सेस की फॉर्म में। तो जैसे जैसे ये काउंट करता जाएगा वैसे वैसे हमें ये पता चलता जाएगा कि ये डिस्क रोटेट करती जा रही है। जहां पर ये काउंट करना बंद कर देगा इसका मतलब है कि डिस्क रोटेट करना बंद हो गई है और जो ऑब्जेक्ट घूम रहा था वो भी घूमना बंद कर गया। तो जब जितने नंबर ऑफ होल्स इस डिस्क के अंदर होंगे उतने नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट हो चुकी होंगी काउंटर की इनपुट के ऊपर और काउंटर उतनी नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट कर चुका होगा। तो इसका मतलब होगा कि अब एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो चुकी है। इसकी पोजीशन और डिस्टेंस मेजरमेंट्स करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक इंडस्ट्रियल रोबोट को कंसिडर करते हैं जिसकी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर करनी है। हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि रोबोट
कि व्हील का सरकमफेरेंस 1 मीटर है, जिसको हमने कपल किया हुआ है रोटेटिंग डिस्क के साथ। डिस्क के अंदर 8 होल्स हैं, और जब ये व्हील एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुका होता है तो उसकी एंड पे 8 पल्सेस काउंटर की मदद से काउंट की जा चुकी होती हैं। 8 पल्सेस के बाद चूंकि एक रेवोल्यूशन हो चुकी है, तो अब व्हील के सरकमफेरेंस के मुताबिक डिस्टेंस कवर हो चुका है, यानी कि व्हील अपने सरकमफेरेंस के हिसाब से डिस्टेंस कवर कर चुका है, यानी कि 1 मीटर। तो अब क्या किया जा सकता है कि एक रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम की मदद से जिस दौरान में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है, उस दौरान हम क्लॉक पल्सेस को काउंट करने शुरू कर देते हैं और क्लॉक पल्सेस को काउंट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्लॉक पल्सेस आ गए। हमें क्लॉक पल्सेस का टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, और अब सरकमफेरेंस हमें पता है। इस सारे डाटा के मुताबिक वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ यूं निकाली जा सकती है कि जैसे v इक्वल्स एस ओवर टी होता है, तो यहां पर डिस्टेंस कितना कवर हुआ, जितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होंगी मल्टीप्लाइड बाय सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। यानी कि अगर 2 रेवोल्यूशंस हुई होती हैं और व्हील का सरकमफेरेंस 1 मीटर है, तो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, जितनी क्लॉक पल्सेस काउंट की, और एक क्लॉक पल्स का जो टाइम पीरियड बनता है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल टाइम बन गया जिस टाइम में एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हुई। तो अगर क्लॉक ड्यूरेशन 100 माइक्रोसेकंड्स है और 3.5 रेवोल्यूशंस तक का डिस्टेंस कवर हो चुका है, और इस दौरान 1000 क्लॉक पल्सेस काउंट हो चुकी हैं, इस फॉर्मूले के मुताबिक रोबोट की वेलोसिटी 35 मीटर्स पर सेकंड बनती है। इसकी सिग्नल कंडीशनिंग करने के लिए फोटो ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच कॉमन एमिटर मोड में कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसकी टिपिकल स्कीमेटिक, जो कि इन ऑप्टिकल ऑन्स एंड ऑफ्स को लॉजिकल वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट कर सकती है, वो कुछ यूं हो सकती है कि एलईडी के साथ एक रेजिस्टर लगा दिया गया 5 वोल्ट प्रोवाइड करके, जितनी इंटेंसिटी आपको चाहिए एलईडी की, इस ट्रांजिस्टर को स्विच करवाने के लिए कंप्लीटली, ताकि मैक्सिमम कलेक्टर करंट इसमें से गुजरे। उस हिसाब से 180 ओम्स से 470 ओम्स के दरमियान R1 को आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर के दरमियान ये रोटेटिंग डिस्क है, और फोटो ट्रांजिस्टर के साथ कॉमन एमिटर वाला सर्किट है, और उसके आगे ये श्मिट इन्वर्टर लगा हुआ, जो कि बेसिकली इन ऑप्टिकल ऑन्स एंड ऑफ्स को लॉजिकल वंस एंड जीरोस की फॉर्म देगा, और उसके आगे आप एक काउंटर लगा सकते हैं जो कि इन वंस एंड जीरोस को काउंट करेगा। इस सेशन से मुतालिक अगर आपके ज़हन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।